ऑटोबायोग्राफी और योगी एक ऐसी बुक जिसने स्टीव जॉब्स को भी इंस्पायर किया था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी टीनेज में एक ग्रेट इंडियन योगी की ऑटोबायोग्राफी को पुरचना स्टार्ट किया था। उस योगी की ऑटोबायोग्राफी उन्हें इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कई साल तक इसे बार बार पढ़ा। यह बुक उनके आईपैड में हमेशा सी रहती थी। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स के फ्यूनरल में आने वाले किस के लिए भी इस बुक की 500 कॉपी ऑर्डर की गई थी। परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ने बहुत लोगों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। स्टीव जॉब्स भी उन्हीं में से एक थे। तो चलिए आपको फिर से उनकी सेंचुरी में लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं इंडिया के ग्रीक योगी परमहंस योगानंद जी से। परमहंस योगानंद का नाम उनके माता पिता ने मुकुंदलाल घोष रखा था। उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था और बचपन से ही उनके मन में भगवान के प्रति गहरी आस था कि परमहंस योगानंद जी ने ही वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की योग से पहचान करवाई। दोस्तों, परमहंस योगानंद के बचपन में ही कई ऐसी घटनाएं घटी जो इस ओर इशारा कर रही थीं कि वे भविष्य में दुनिया के महान संत बनेंगे। उनके बचपन का ही किस्सा है कि एक बार जब उन्होंने अपनी बहन के हाथ पर एक कूड़ा देखा, तब उनकी बहन उस घोड़े पर मरहम लगा रही थी। छोटे से मुकुंद ने अपनी बड़ी बहन उमा से कहा, दीदी, क्या मैं भी ये दवाई लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कल कूड़ा होने वाला है। उनकी बहन को इस बात पर हंसी आ गई और मुकुंद को मरहम देने से साफ मना कर दिया। जब छोटे मुकुंद ने भविष्यवाणी की कि अगर उनकी बात सही निकली तो उनकी बहन उमा का पूरा डबल साइज का हो जाएगा। अगले दिन उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई। मुकुंद के हाथ पर भी सच में फोड़ा हो गया। यह निशान उनके साथ जीवन भर बना रहा और जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनकी बहन उमा के फोड़े का साइज भी डबल हो गया था। कुछ समय के बाद मुकुंद को समझ में आ गया था कि उनका जन्म एक आम इंसान की तरह जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि एक खास मिशन को पूरा करने के लिए हुआ है, जिसकी शुरुआत बंगाली गुरु लाहिड़ी महाशय की भविष्यवाणी से हुई थी। उन्होंने ही परमहंस योगानंद जी के जन्म की भविष्यवाणी की थी। मुकुंद ने अपने कमरे में गुरु लाहिड़ी महाशय की फोटो लगा ली थी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उनकी फोटो को देखने से ही मुकुंद की कॉलरा यानी हैजा जैसी बीमारी ठीक हो गई। दोस्तों, 1823 में जब परमहंस योगानंद का जन्म हुआ था, उस समय हिंदू सोसाइटी में गुरु शिष्य परंपरा काफी फेमस थी। नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग अपने गुरु पर निर्भर रहते थे और गुरु ही उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाते थे। बहुत कम उम्र से ही मुकुंद अपनी गुरु की तलाश और भगवान के साथ आत्मज्ञान यानी इन एक्साइटमेंट की खोज में रहते थे। परमहंस योगानंद के पिता इंडियन रेलवे में एडमिनिस्ट्रेटर थे। अपने बेटे मुकुंद की बातें उन्हें कई बार सरप्राइज कर देती थीं और वे अक्सर अपनी बेटी को लेकर परेशान रहते थे। परमहंस योगानंद के गुरु लाहिड़ी महाशय ने ये दुनिया छोड़ने से पहले मुकुंद की मां से कहा था कि कोई भी अपने लड़के के लिए एक ताबीज मिलेगा और सही समय पर वो ताबीज मुकुंद की मां के हाथों में अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि परमहंस योगानंद की मां की मृत्यु के बाद वो ताबीज मुकुंद को दे दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि जब मुकुंद की मुलाकात अपने गुरु योगी से होगी तो ये ताबीज अचानक ही गायब हो जाएगा। हालांकि मुकुंद को इस बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। मुकुंद की मां की डेथ के बाद उनके बड़े भाई अनंत ने ये ताबीज मुकुंद को सौंप दिया। अब मुकुंद के हाथ में वो ताबीज था जो उसे अपनी गुरु और अपनी योगी भाग्य तक लेकर जाने वाला था। गुरु लाहिड़ी महाशय की भविष्यवाणी सच साबित हुई और जब मुकुंद अपने गुरु से मिले तो ये ताबीज एक दिन अचानक ही गायब हो गया। आखिर कैसे गायब हो गया था, मुकुंद दिखाता वीनस और स्वामी श्री योग ईश्वर से कैसी हुई परमहंस योगानंद की मुलाकात जानेंगे आगे। दोस्तों, मुकुंद ने अपनी ताबीज को सेफ रखने के लिए उसे एक बॉक्स में रख दिया। इस जगह के बारे में सिर्फ मुकुंद को ही पता था। वो अक्सर बॉक्स को खोलती, 26 को देखकर खुश होती, उसकी तारीफ करती और बॉक्स बंद करके उसे रखती थी। एक दिन वो अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि उस बॉक्स में उतना बीज नहीं है। उनका ताबीज कहीं गायब हो गया था। ये देख वह बहुत दुखी और निराश हो गए। उन्होंने आश्रम के चारों तरफ ताबीज को ढूंढा, लेकिन कोई ताबीज कहीं भी नहीं मिला। उसी वक्त किसी जरूरी काम से
उन्हें बाहर जाना पड़ा। सड़क पर चलते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि एक जादुई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। वहां भी बढ़ती गई और उनकी एक डिवाइन विजन यानी दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। ये उनके गुरु पीयूष ईश्वर गिरी का पॉजिटिव एरा था। वे अपने गुरु से पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से परमहंस योगानंद तुरंत ही अपनी गुरु से जुड़ते कुलदीप मुकुंद ने पूरी डिवोशन के साथ का विश्व युक्तेश्वर गिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने ही परमहंस योगानंद को क्रिया योग का ज्ञान दिया था। श्री युक्तेश्वर गिरी ने अपनी शक्तियों से बहुत से बीमार लोगों को ठीक किया और साथ ही वे हमेशा मेडिटेशन के जरिए लाइफ के सही मतलब को खोजने में जुटी रहती थीं। उन्होंने मृत्युभोज जैसी रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया और अपनी मां के अंतिम संस्कार पर भी उन्होंने मृत्युभोज नहीं करवाया था। वे मानती थीं कि हिंदू, ईसाई, मुसलमान या फिर कोई भी इंसान भगवान की सुपर पावर में भरोसा करती हैं। वो योग की प्रैक्टिस के जरिए भगवान के साथ खुद को जोड़ सकती हैं। उनका मानना था कि साधक को सिर्फ मास्टरी के साथ ही अपनी ईगो को कंट्रोल करना चाहिए और खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना चाहिए ताकि वो अल्टीमेट पावर भी मिल सके। उनका मानना था कि डिवोशन यानी भक्ति अपनी हाईएस्ट पाउंड में तब होती है जब एक डिवोटेड फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सभी तरह से खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। 19 वर्षीय पूरी तरह से तभी जुड़ सकता है जब उसका पर्सपेक्टिव, विजन, एक्सपीरियंस और माइंड हर तरह से स्पिरिचुअलिटी को फील करता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली बात की कि परमहंस योगानंद बचपन से ही खुद को ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहते थे। उनकी इसी चाहत की वजह से अपनी पढ़ाई के दौरान वे खुद को काफी बेचैन महसूस करते थे। गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में भी उनके मन में कई सवाल उठते थे और वो उन सवालों का जवाब खोजने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने पढ़ाई के दौरान भी कई बार हिमालय की गुफाओं तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनके टीचर्स उन्हें हमेशा रोक दिया करते थे। हाँ, इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक यात्राओं जरूर की और उन यात्राओं के जरिए उन्हें बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला। ये कह सकते हैं कि आत्मज्ञान के रास्ते में ये यात्राएं उनके लिए हेल्पफुल साबित हुई। आश्रम में अपनी पढ़ाई करते समय उन्होंने एक गोल सेट किया था कि लॉस एंजलिस के माउंट वॉशिंगटन में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का फ्यूचर हेडक्वार्टर बनाएंगे। अपने गुरु की गाइडेंस में कई साल तक ध्यान और तप करने के बाद गुरु ने कोसों दूर अपनी दोस्तों से संवाद करने की कला सीख ली थी। वे अपने दोस्तों को टेलीपैथी का मैसेज आसानी से भेज सकती थी और उसे ट्रांसमिट भी कर सकती थी। उन्होंने अपने गुरु श्रीयुक्त ईश्वर जी से सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध का तरीका सीखा। ये उनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट भी साबित हुआ। सेल्फ रियलाइजेशन यानी सत्य के साथ एकाकार। इसका मीनिंग ये है कि इंसान अपनी बॉडी, सोल और माइंड के बारे में पूरी तरह से जान ले। जब इंसान ये जान लेता है तो वह पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ जाता है। इसके बाद वो हर समय खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ ही महसूस करता है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद को बेहतर तरीके से पहचान सकें। सेल्फ रियलाइजेशन की पावर के साथ ही परमहंस योगानंद ने पौधों को समझने, जानवरों के साथ कम्युनिकेशन करने और खराब अंगूर को लिविंग सेंस की हेल्प से फिर से ठीक करने का काम किया। वह फ्यूचर दिख भी सकती थी और भविष्यवाणी भी कर सकती थी, लेकिन इन सभी चीजों से ऊपर उनके लिए समाधि थी। समाधि आत्मज्ञान का एक टॉप लेवल होता है, जहां इंसान और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती और इंसान ईश्वर में ही मिल जाता है। उन्होंने हमेशा ही समाधि की इंपॉर्टेंस को समझा और लाइफ में इसी प्रायोरिटी भी दी। भगवान के साथ उनको जोड़कर ही उन्हें सच्ची खुशी मिलती थी। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर ने उनकी दीक्षा यानी एजुकेशन को अंतिम रूप दिया। उनकी आश्रम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उनकी डेडिकेशन के कारण गुरु ईश्वर भी उन्हें अपना नाम खुद चुनने का मौका दिया था, कि सच में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपना नाम परमानंद चुना। परमानंद का मीनिंग होता है दिव्य आत्मा के साथ मिलन का परम सुख। दोस्तों, अपने स्कूल के दिनों में परमहंस योगानंद सब कुछ जानना चाहती थी। स्पिरिचुअलिटी यानी अज्ञात में वो गहराई से समझना चाहती थी और उनकी इसी चाहत ने उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट बना दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा अच्छे ग्रीन हासिल किए। परमहंस योगानंद को लेकर एक किस्सा बहुत फेमस है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपने फाइनल एग्जाम के दौरान उन्होंने बस से अपनी बुक्स फेंक दी थी।
सिर्फ कुछ पिंपल्स को अपने पास रख लिया और उन पैसेंजर्स को पढ़ने लगे जो फाइनल में पूछे जाने वाले थे। दोस्तों, स्वामी परमहंस योगानंद ने मेडिटेशन यानी ध्यान के महत्व को समझा और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। प्रिया योग को विकी ईश्वर से जुड़ने का सबसे बेहतर रास्ता मानती थी। योग के मार्ग में कम समय में सक्सेसफुल होने के लिए प्रिया योग की साइंटिफिक तकनीक को ही सबसे सही माना गया है। प्रिया योग राजयोग की एक ऐसी एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्निक है जो हमारी बॉडी में स्लो होने वाली एनर्जी को सशक्त यानी एम्पावर्ड और पुनर्जीवित कर देती है। क्रिया योग में हार्ट और लंग्स की स्पीड अपने आप ही थोड़ी धीमी हो जाती है यदि मन और शरीर पर पूरा कंट्रोल हो जाता है, जिससे शरीर में चेतना यानी कॉन्शियसनेस जागृत होती है। धीरे धीरे ये हमारी इनर सोल को कोई कम करने का काम करती है। प्रिया योग की प्रैक्टिस से इंसान अल्टीमेट जॉय और हैप्पीनेस को फील कर सकता है। प्रिया योग के बारे में खुद परमहंस योगानंद ने कहा था कि बिल्कुल नाइस की तरह काम करती है और कभी फेल नहीं हो सकती। परमहंस योगानंद की सूझ और काम करने का तरीका दोनों ही दूसरों से बिल्कुल अलग था। वे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ काम करना पसंद नहीं करते थे। एक बार परमहंस योगानंद और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के बीच किसी सब्जेक्ट पर इनकी लक्ष्मण बातचीत चल रही थी। उस समय उनके गुरु ने उनसे पूछा कि परिवार के साथ के बिना अपना बुढ़ापा कैसे निकालेंगे। तब उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन को ही अपनी पावर बताया था। उस समय उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि नॉलेज को शेयर करना बहुत जरूरी है और अगर उन्होंने अपना नॉलेज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं किया तो भी आज सेल्फलाइजेशन में कैपेबल नहीं होती। योगानंद को अपनी गुरु की ये बात समझ में आ गई। इसके बाद परमहंस योगानंद ने अपने मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कलकत्ता के पास रांची में बॉयज स्कूल शुरू किया। इस स्कूल में स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल और फिजिकल नॉलेज के साथ लाइफ को हैप्पी जीने की आर्ट भी सिखाई जाती थी। उन्हीं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ ही मेडिटेशन और योग भी सिखाया गया। योगानंद जी का कहना था, मेडिटेशन की हेल्प से स्टूडेंट्स अपने अंदर छिपे सवालों के जवाब खोज पाएंगे। उनकी ये सूझ कम समय में ही बहुत अपीलेट हो गई थी और उन्होंने इस तरह के कई स्कूल खोले। दोस्तों, उन्हें जब 1920 में बॉस्टन में इंटरनेशनल कांग्रेस और फिर रिलीजियस लिबरल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का इनविटेशन मिला तो वेस्ट में उनके मिशन को पहुंचाने की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। बस एक छोटी सी परेशानी उनके सामने थी। परमहंस योगानंद इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे। जब अमेरिका ले जाने वाली शिप में उन्होंने अपना पहला भाषण देना शुरू किया तो भी हकलाने लगे। उन्हें हकलाते देख लोग हंसने लगे। उन्होंने खुद को एक और चांस लिया और अपनी दिव्य शक्ति से खुद को जोड़ लिया। तब उन्होंने अपनी गुरु की एक बात याद आई कि भाषा सिर्फ एक माध्यम है, असली शक्ति तो तुम्हारी अंदर है। जाओ, तुम जिस भाषा में योग की शिक्षा दोगे उसे स्वीकार किया जाएगा। आगे चलकर उन्होंने अपनी अमार गुरु बाबा जी, लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी से मिले ज्ञान का प्रसार बॉस्टन में किया। बोस्टन में उनका भाषण काफी सफल रहा। इसके बाद उन्होंने 15 साल तक अलग अलग देशों और जगहों पर लेक्चर दिए और उनकी कई सारी बुक्स पब्लिश भी हुई जिन्होंने हजारों लोगों को योग के साथ जोड़ा। अब भी लोगों के बीच योगी के नाम से पॉपुलर हो चुके थे। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने कश्मीर में मंदिर बनवाया। 1925 में उन्होंने लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया, जो दुनिया भर में 500 से ज्यादा सेंटर्स, इंपोल्स आश्रम और स्कूलों वाले ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। दोस्तों, आप सभी ने यह तो सुना ही होगा कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज के लिए निकले थे, लेकिन अमेरिका पहुंचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने साल बाद इस बात का परमहंस योगानंद की अगुवाई रूसी से अलग क्या रिलेशन है। दरअसल ऐसा पता चलता है कि कोलंबस ईस्ट एंड वेस्ट के बीच उन विचारों के आदान प्रदान का नीना जरिया थे। जब योगानंद ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले स्पिरिचुअल और पब्लिक लाइफ जी रहे। कई लोगों से मीटिंग की और बाद में अपनी थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए मिस्टिक यानी रहस्यवादी लोगों का यूनियन बनाया। उन्होंने इस सब्जेक्ट पर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए ईस्ट वेस्ट टाइटल के साथ एक मैगजीन भी साथ की थी। इसी दौरान योगानंद प्रीत, मालिकन पार्टनर्स, लूथर ब्लड बैंक के अच्छे दोस्त बन गए। लूथर ने पौधों और सब्जियों की सारी किस्मों को डेवलप कर हिस्ट्री में अपना नाम शामिल किया था।
लूथर ब्लड बैंक योगी की टीचिंग और यंगस्टर्स को उनके सिखाने के तरीके को काफी अप्रिशिएट करते थे। वहीं यूरोप में योगानंद में बवेरिया में थेरेसा न्यूमैन से मीटिंग की न्यूमैन वीक रैमी और हिब्रू जैसी कई लैंग्वेजेस जानती थीं। उनका जीसस में गहरा विश्वास था और वो कई सालों से उनकी दी थी, उसको फॉलो कर रही थी। न्यूमैन ने उन्हें काफी प्रभावित किया और इसके बाद योगानंद जीसस की सफरिंग को महसूस करने के लिए समाधि में चली गईं। कुछ समय के बाद वे जीसस की आखिरी पाद यानी सांसारिक मार्ग के बारे में जानने के लिए फिलिस्तीन चली गईं। भारत वापस आकर योगानंद वर्धा में महात्मा गांधी के आश्रम में उनकी मेहमान बनी। उन्होंने गांधी को क्रिया योग सिखाया और इस बारे में उनसे लंबी चर्चा की। इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में महात्मा गांधी से बात करते हुए योगानंद ने तर्क दिया था कि इस सिस्टम को एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए लाया गया था जिसमें हर इंसान अपनी नेचुरल कैपेसिटी से काम कर सके, जबकि बेनिफिट जन्म और विरासत के समय दिए जाने लगे। ये सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया। अब बात करती हैं 1938 की। उस साल योगानंद वापस अमेरिका गए। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके फॉलोअर्स ने स्वीकृति एजेंसी नई दास शहर के समुद्र तट पर एक बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया है। यह इस बात को साबित करता है कि अब योगी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और क्रिया योग का महत्व लोग अच्छे से समझते। दोस्तों, इस ऑटोबायोग्राफी के जरिए आपको परमहंस योगानंद के बारे में कई सारी बातें जानने का मौका मिला। परमहंस योगानंद के अंदर बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी को जानने की इच्छा थी। वे अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाने की कोशिश करती थीं और अपने गुरु को ढूंढने के लिए उन्होंने कई बार अपना घर भी छोड़ दिया था। उनकी यह खोज तब खत्म हुई थी जब उनकी मुलाकात उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर से हुई। उन्होंने ही परमहंस योगानंद को उनके लिए की गई भविष्यवाणी को सच साबित करने में मदद की और उनकी सही राह दिखाई। परमहंस योगानंद का लक्ष्य क्रिया योग इस संदेश को पश्चिम यानी वेस्ट तक लीक कर जाना था। उनकी बाइट्स भी आसान रही थी। 15 डी जीन्स ऑटोबायोग्राफी। अब योगी, अगर आप इसकी कंप्लीट बुक सुनना चाहती हैं तो किसी कुकिंग एक्सपर्ट सुन सकती है, क्योंकि इससे सुनी जो मनचाही।